बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 15वां अध्याय स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह एक निबंध है, एक लेख है। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने लेखक का परिचय और पाठ का परिचय जाना था। आज हम आपको इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो बच्चों, स्त्री शिक्षा यानी कि स्त्रियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के विरोधी का विरोध करने वाले कुतर्क। कुतर्क किनको कहा जाता है बच्चों? गलत तर्कों को या गलत दलीलों को। ऐसी दलीलें जो वास्तव में सही नहीं हैं, ऐसे कुतर्कों का लेखक ने खंडन किया है। खंडन होता है तोड़ना, काटना, या फिर ऐसी दलीलों के लिए उन्होंने भी दूसरे तर्क दिए हैं, दूसरी दलीलें दी हैं। कुल मिलाकर यह जो पाठ है, यह स्त्री शिक्षा का समर्थन करता है, और ऐसे लोग जिन्होंने कि स्त्रियों की शिक्षा के विरुद्ध में तर्क दिए हैं, विरोध में तर्क दिए हैं, उन तर्कों का भी खंडन करता है, उन तर्कों को भी गलत सिद्ध करता है। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। बड़े शोक की बात है। शोक का अर्थ होता है दुख। बहुत ही दुख की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं कि आज के ज़माने में भी समाज में ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। ऐसे लोग जो कि स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख, गृह का अर्थ होता है घर, और सुख यानी कि सुख, घर की खुशी। तो स्त्रियों को पढ़ाना घर की खुशी के नाश का कारण समझते हैं। जिन्हें लगता है कि अगर स्त्रियां पढ़ जाएंगी तो घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित। और ऐसा कौन लोग मानते हैं? वे लोग जो कि स्वयं सुशिक्षित हैं, यानी कि स्वयं खूब पढ़े लिखे हैं लोग। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है। वे लोग जिन्होंने स्वयं खूब शिक्षा प्राप्त की है, स्कूलों में भी प्राप्त की है, कॉलेजों में भी प्राप्त की है, और वो क्या कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जो कि धर्मशास्त्र के बारे में जानते हैं। धर्मशास्त्र क्या होता है बच्चों? अपने धर्म का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, और जो पुराना साहित्य है, उसका अध्ययन उन लोगों ने किया है, इतने वे पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जो कि संस्कृत का ग्रंथ साहित्य भी पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कि संस्कृत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया है। वे लोग तक ये मानते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और जिनका पेशा कुशिक्षितों, कुशिक्षित होते हैं बच्चों गलत शिक्षा प्राप्त किए हुए, या फिर जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, या फिर जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको गलत शिक्षा प्राप्त हुई है, वे होते हैं कुशिक्षित। तो जिनका पेशा, पेशा होता है कार्य, हम आजीविका के लिए जो कार्य करते हैं ना, उसे पेशा कहा जाता है। तो जिन लोगों का कार्य ही कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कम पढ़े लिखों को पढ़ाना है, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना है। कुमार्गगामी होता है बच्चों गलत रास्ते पर जाने वाले। वे लोग जो कि गलत रास्ते पर चल दिए हैं, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना जिनका काम है। और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना, और जिनका काम अधार्मिक, जो कि धर्म को नहीं जानते, धर्म के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उन लोगों को धर्म तत्व समझाना। धर्म तत्व होता है धर्म का सार। तो बच्चों, यह जो अभी तक हमने जो गद्यांश पढ़ा है, उसमें हमें यह बात समझ में आई है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्त्रियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, जो ये मानते हैं कि अगर स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो घर के सुख का नाश हो जाएगा।
और ऐसा कौन लोग मानते हैं? वे लोग जो कि स्वयं बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ऊंचे ऊंचे कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है और जिनका पेशा या कार्य क्या है? अशिक्षितों को शिक्षित बनाना, जो कि स्वयं शिक्षक हैं। दूसरा जिनका पेशा है कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना, यानी गलत रास्ते पर जाने वालों को सही रास्ता दिखाना। जिस तरह से जज होते हैं, वकील होते हैं, वे लोग तक यही मानते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना, जो कि बड़े बड़े पंडित हैं, जो कि धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जो धर्म को नहीं जानने वालों को धर्म की शिक्षा देते हैं, परंतु स्त्रियों की शिक्षा के विषय में उनके विचार भी बहुत ही रूढ़िवादी हैं, बहुत ही पुराने हैं। वे नहीं चाहते कि स्त्रियों को पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर बच्चों हमें एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यह जो निबंध लिखा गया है, यह जो लेख लिखा गया है, यह आज से 100 साल से भी अधिक पहले लिखा गया है। बहुत पुराने समय में निबंध लिखा गया है, जबकि हमारे देश में स्त्रियों को पढ़ाने की बिल्कुल ही परंपरा नहीं थी। उस समय तो स्त्रियां अपने घरों में ही रहा करती थी, उनको जरा सा भी नहीं पढ़ाया जाता था, स्कूल तो भेजा ही नहीं जाता था। इसी कारण उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जो विद्वान थे, जो कि स्त्रियों को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, उन्होंने इस प्रकार का निबंध लिखा। तो चलिए उनकी दलीलें सुन लीजिए, उन व्यक्तियों की दलीलें सुन लीजिए जो कि स्त्रियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। उनकी पहली दलील है बच्चों, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपनों की भाषा में बात कराई गई है। तो उनकी पहली दलील है कि हमारे देश के जो पुराने संस्कृत के नाटक हैं, उन नाटकों में कुलीन स्त्रियां कौन होती हैं? जो कि अच्छे परिवार की स्त्रियां होती हैं, अच्छे कुल की जो स्त्रियां होती हैं, उनसे अपनों की भाषा में बात कराई गई है। यहाँ पर अपढ़ शब्द है जो कि अनपढ़ के लिए आया है। आपने पहले भी पढ़ा है कि इस पाठ की भाषा जैसी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आज से 100 वर्ष पूर्व लिखी थी, वैसी की वैसी ही हमारी पुस्तक में दे दी गई है, जिससे आप समझ पाएं कि भाषा उस समय कैसी प्रचलित थी। तो इस भाषा में आपको कहीं कहीं लगेगा कि अशुद्ध है, लेकिन वास्तव में यह अशुद्धि की बात नहीं है। बात यह है कि यह उस समय की प्रामाणिक भाषा है, उस समय यही भाषा चला करती थी। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल ना थी। चाल का अर्थ होता है परंपरा। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम अपने पुराने संस्कृत के नाटक पढ़ते हैं तो उनमें देखते हैं कि जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, अच्छे परिवारों की स्त्रियां होती हैं, उनसे संस्कृत में बात नहीं कराई जाती। उनके मुख से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संस्कृत भाषा नहीं है। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। तो अगर स्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा हमारे देश में होती तो किसी न किसी पुराण में, वेद में, हमारी प्राचीन पुस्तकों में इसकी कोई नियमबद्ध यानी नियम में बधी हुई प्रणाली ज़रूर लिखी मिलती, यानी कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर लिखी मिलती जिससे पता चलता कि स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह बात कौन लोग कहते हैं? यह बात वे लोग कहते हैं जो कि स्त्रियों को पढ़ाना घर के सुख के नाश का कारण समझते हैं, जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अब वे लोग दूसरा जो तर्क देते हैं वे हैं, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तो स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अनर्थ क्या होता है बच्चों? अनर्थ होता है अशुभ, बुरा काम या फिर जिसका कोई अर्थ ना हो। अनर्थ शब्द का अर्थ तो है अर्थहीन, लेकिन अनर्थ शब्द के हम और कई
तरह से प्रयोग करते हैं, यानी कि गलत काम, हानि, बहुत ही बुरा काम। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, बहुत अशुभ होता है, बहुत बुरा होता है स्त्रियों को पढ़ाना। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तो जो शकुंतला थी, अब बच्चों शकुंतला और दुष्यंत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। हमारे देश के संस्कृत साहित्य के बहुत ही महान कवि हुए हैं जिनका नाम है कालिदास। कालिदास की एक रचना है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वह रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और उस रचना में उन्होंने शकुंतला और दुष्यंत के विषय में लिखा है। यह एक प्रेम कहानी है जिसमें कि शकुंतला जो एक मुनि की पुत्री होती है, एक बार दुष्यंत रास्ता भूल जाते हैं और उसके आश्रम में आकर के रुक जाते हैं। वहाँ पर दोनों विवाह कर लेते हैं और दुष्यंत शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देख करके चले जाते हैं कि मेरी यह अंगूठी उपहार के रूप में अपने पास में रखो, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से वापस आऊँगा। लेकिन क्या होता है कि शकुंतला को एक ऋषि का श्राप मिलता है और उस श्राप के कारण दुष्यंत उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब जब शकुंतला बहुत दिनों तक उनका इंतज़ार करती है पर वे लौट कर नहीं आते, तो वो अपने पिता के साथ में दुष्यंत के महल में जाती है। अब दुष्यंत तो उन्हें भूल चुके होते हैं, तो वो तो उन्हें महल से निकाल देते हैं। यह पूरी घटना होती है। उसके बाद में क्या होता है कि शकुंतला के पुत्र होता है, बाद में दुष्यंत को भी यह घटनाएं याद आ जाती हैं, वे शकुंतला को लेकर के आते हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की पूरी कहानी है, मैंने आपको संक्षेप में बताई है। अब यहाँ पर क्योंकि हम शकुंतला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। लोग कहते हैं कि शकुंतला को तो थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त थी कि वह तो गंवारों की भाषा में छोटा सा श्लोक लिख पाई थी। अब बच्चों गंवारों का अर्थ क्या होता है? गंवार शब्द का अर्थ तो होता है गांव का, लेकिन वास्तव में इसका एक दूसरा रूढ़ अर्थ हो गया है। वह रूढ़ अर्थ है मूर्ख, कम पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा। तो यहाँ पर इसके रूढ़ अर्थ का ही प्रयोग किया गया है गंवारों की, यानी कि मूर्खों की या कम पढ़े लिखों की भाषा में वह एक छोटा सा श्लोक लिख पाई थी, लेकिन उसके कारण भी अनर्थ हो गया था, उसके कारण भी बहुत अधिक नुकसान हो गया था। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, शकुंतला ने बहुत सारे कटु यानी कि कड़वे वाक्य दुष्यंत को कहे। किस समय पर शकुंतला ने दुष्यंत को कड़वे वाक्य कहे थे? जिस समय दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया था, वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि शकुंतला उनकी पत्नी है। उस समय शकुंतला ने भी दुष्यंत को बहुत ही कड़वी बातें कही थीं। वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। दुष्परिणाम यानी कि बुरा नतीजा। तो शकुंतला ने अपने पति से इतनी अपमानजनक जो बातें कही थी, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था, यानी कि इस पढ़ाई का ही गलत नतीजा था। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि लोग क्या तर्क देते हैं। लोग यह तर्क देते हैं कि अगर स्त्रियों को पढ़ा दिया जाता है तो वे घर के सुख का नाश कर देती हैं, वे बोलने लग जाती हैं, वे विरोध करने लग जाती हैं, इसलिए स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तीसरा तर्क देखते हैं बच्चों, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था, शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वह सामान्य संस्कृत में ना रच करके अलग भाषा में रचा था। वह अपड़ों की भाषा थी। वह ऐसा मानते हैं कि वह जो भाषा थी वह अनपढ़ों की भाषा थी, यानी कि कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। अतएव यानी इसलिए नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसी भाषा स्त्रियों को पढ़ाना उनको बर्बाद करना है, क्योंकि उससे उनका बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों गंवारों शब्द आया है, गंवार का अर्थ होता है गाँव के, लेकिन यहाँ पर हमने रूढ़ अर्थ लिया है, आप जानते हैं रूढ़ अर्थ जो कि मूर्खों के, कम पढ़ों लिखों के प्रयोग में आता है।
इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। दलीलें होती हैं बच्चों तर्क। तो यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि इस तरह की जो दलीलें हैं, जो दलीलें ऐसे लोग देते हैं, जो तर्क ऐसे लोग देते हैं जो कि स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं समझते, उनका सबसे अच्छा तरीका तो उन दलीलों की उपेक्षा ही कर देना है। उपेक्षा का अर्थ होता है ध्यान नहीं देना, कि इस तरह के जो कुतर्क हों उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ बातें लिखे देते हैं, कुछ बातें उन दलीलों के उत्तर में हम बता देते हैं या हम समझा देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि सबसे पहले तो लेखक ने कुछ ऐसे तर्क बताए जो कि वे लोग देते हैं जो कि स्त्रियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, जो कि स्त्रियों की शिक्षा को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। अब जो तर्क हम सुनेंगे वे लेखक के स्वयं के विचार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के स्वयं के विचार हैं, जो कि वे इन दलीलों को काटने के लिए दे रहे हैं। इन तर्कों को काटने के लिए वे अपने तर्क दे रहे हैं, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे बच्चों। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। तो नाटक में स्त्रियां कौन सी भाषा बोलती थी? प्राकृत भाषा बोलती थी। अब प्राकृत प्रादेशिक प्राचीन भाषा है, तो प्राचीन काल में प्रादेशिक जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो सामान्य रूप से संस्कृत भी बोली जाती थी और किसी किसी छोटे स्थान पर प्राकृत भी बोली जाती थी। तो प्राकृत बोलने का प्रमाण, तो प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। तो स्त्रियां अगर नाटकों में प्राकृत भाषा बोलती थी तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वे अनपढ़ थीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थीं। ज़्यादा से ज़्यादा यह माना जा सकता है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, वे संस्कृत नहीं बोल सकती थीं। लेकिन प्राकृत बोलना किसी के भी अनपढ़ होने का सबूत नहीं हो सकता। यह आप नहीं कह सकते कि उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। तो संस्कृत ना बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है और गंवार यानी कि मूर्ख होने का सबूत भी नहीं है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? तो बच्चों, उत्तर रामचरित्र एक प्राचीन काल का एक संस्कृत का नाट्य काव्य है, नाट्य शास्त्र है। तो इसके लेखक थे भवभूति। तो उत्तर रामचरित्र में भवभूति ने लिखा है कि ऋषियों की वेदांतवादिनी, वेदांतवादिनी का अर्थ होता है वेदों पर बोलने वाली। यह जो नाटक है, इस नाटक में ऋषियों की बहुत सारी स्त्रियों के द्वारा वेदांत के विषय में बुलवाया गया है। तो वे जो पत्नियां थीं वे कौन सी भाषा बोलती थीं? तो ऋषियों की जो वेदांतवादिनी पत्नियां थीं उनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? वे जो संस्कृत बोलती थीं क्या वह कोई गंवारी संस्कृत थी? क्या वह कोई ऐसी संस्कृत थी जो कि पढ़े लिखों की नहीं थी? तो पहला तर्क तो लेखक यह देते हैं कि हम जो प्राचीन काल के नाटक देखते हैं उनमें उत्तर रामचरित्र नाटक में ऋषियों की जो पत्नियां हैं उनके मुंह से जो संस्कृत भाषा बुलवाई गई है, क्या वह गंवारों वाली संस्कृत है या शुद्ध अच्छी संस्कृत है? कहने का तात्पर्य है कि लेखक बताना चाहता है कि स्त्रियों के मुख से इस नाटक में बहुत ही अच्छी संस्कृत बुलवाई गई है या बहुत ही अच्छी संस्कृत का उन्होंने प्रयोग किया है। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, जिस युग के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय, समुदाय का अर्थ होता है समाज, संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भवभूति ने और कालिदास ने जिस समय अपने नाटकों की रचना की थी उस समय के
लोगों के बारे में क्या हमें इतना ज्ञान है कि हम यह सबूत दे सकें कि उस समय के जो लोग थे वे संस्कृत ही बोला करते थे और जो गंवार लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे या अनपढ़ लोग थे, वे केवल प्राकृत ही बोला करते थे? क्या इस बात का कोई सबूत दे सकता है कि उस समय पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत ही थी और बिना पढ़े लिखे लोगों की भाषा प्राकृत थी? तो इस बात का अगर सबूत मिल जाएगा तब तो इस बात पर विश्वास किया भी जा सकता है, लेकिन इस बात का सबूत कोई कैसे दे सकता है? इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? इसका तो कोई सबूत ही नहीं है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी, क्योंकि अगर बोलचाल की भाषा प्राकृत थी तो प्राकृत का प्रयोग करना कोई गलत बात नहीं थी। उससे यह सिद्ध नहीं होता था कि प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां बिना पढ़ी लिखी थीं। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो हमें सबूत मिलते हैं वे तो उस युग में, उस काल में प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं, यानी कि प्राकृत भाषा ही उस समय प्रचलित थी। चलन का अर्थ होता है बच्चों प्रचलित होना, तो प्रचलन में, तो प्राकृत भाषा ही प्रचलन में थी। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? तो उस समय के हजारों ग्रंथ जो कि हमें आज भी मिलते हैं, लिखे हुए हैं, जो कि जैनों के और बौद्धों के हैं, वे सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए हैं? वे ग्रंथ भी तो संस्कृत भाषा में लिखे होने चाहिए थे। अगर संस्कृत भाषा ही उस समय बोलचाल की भाषा थी तो, लेकिन वास्तव में बोलचाल की भाषा संस्कृत ना होकर के प्राकृत थी। इसी कारण जैनों के और बौद्धों के जो हजारों ग्रंथ मिलते हैं वे प्राकृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? तो भगवान शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, क्योंकि शाक्य वंश में उनका जन्म हुआ था, इस कारण से। तो भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले होते हैं शिष्य, वे प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? धर्मोपदेश यानी कि धर्म का उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने और उनके शिष्यों ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था तो वे जो उपदेश दिया करते थे वे प्राकृत भाषा में ही क्यों दिया करते थे? वे भी तो संस्कृत भाषा में दे सकते थे। अगर संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी उस जमाने में तो क्या भगवान गौतम बुद्ध से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा हो सकता था? लेकिन गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में लोगों को संदेश दिए, उपदेश दिए, क्योंकि यही जन सामान्य की भाषा थी। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है। तो बौद्धों का जो धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ, उसकी रचना में भी प्राकृत में हुई है, संस्कृत में नहीं हुई। और उसका कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। तो जो जन सामान्य था, सर्वसाधारण था, उसकी भाषा प्राकृत ही थी। अतएव इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्राकृत बोलना और प्राकृत लिखना, जो लोग प्राकृत बोला और लिखा करते थे वे अनपढ़ थे या अशिक्षित थे, यह किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जिन्होंने इतने महान ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं, जैसे कि गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र, अगर इन ग्रंथों के लेखकों को हम अनपढ़ गंवार कहें तो आज के ज़माने में हिंदी लिखने वाला बड़े से बड़ा संपादक, अखबार का बड़े से बड़ा पत्रकार भी गंवार ही कहा जाएगा, यानी कि अनपढ़ ही कहा जाएगा, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। क्योंकि हिंदी आज के ज़माने में प्रचलित है और इस भाषा में वह पत्र लिखता है।
हिंदी बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। तो हिंदी बांग्ला जो कि प्रादेशिक भाषाएं मान सकते हैं आप जिनको, इन्हें आजकल की प्राकृत कहा जा सकता है। तो हिंदी भाषा तो देखो बच्चों अब पूरे देश में बोली और समझी जाती ही है, हिंदी हमारी राजभाषा भी है। लेकिन यह जो लेख लिखा गया है 100 साल पहले लिखा गया है, तो यह लेखक के उस समय के विचार हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हिंदी बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। तो जिस प्रकार से हिंदी, बांग्ला, तमिल आदि भाषाओं को आज की प्राकृत कहा जा सकता है, उसी तरह से शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली भाषाएं उस जमाने की प्राकृत भाषाएं थीं। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। तो बच्चों इस बात को हम एक दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं। आजकल हम देखते हैं ना कि कोई लोग जो कि अंग्रेजी भाषा का खूब प्रयोग करते हैं, उनको देख करके सारे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। हम क्या मान लेते हैं, अरे यह तो बहुत पढ़ा लिखा है, यह तो बहुत विद्वान है। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं। कोई व्यक्ति जो कि हिंदी बोलता है और उसको तो हम कम महत्व देते हैं, कोई अंग्रेजी बोलता है उसको हम बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। आजकल ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर कोई हिंदी बोलता है और अंग्रेजी कम बोलता है तो क्या वह अनपढ़ है? यह तो कोई सबूत नहीं है कि वह अनपढ़ है। वह भी तो पढ़ा लिखा हो सकता है। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति भी पढ़ा लिखा हो सकता है। उसी तरह से उस जमाने में संस्कृत प्रचलित थी, लेकिन सामान्य जो बोलचाल की भाषा थी वह क्या थी? प्राकृत थी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, संस्कृत महिलाएं नहीं बोल सकती थी, इस कारण वे पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम आप बताइए, अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती तो क्या मैं बिना पढ़ी लिखी हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले संस्कृत बोली जाती थी और प्राकृत बोली जाती थी। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? तो अब इस बात को हम कैसे मान सकते हैं कि प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है कि किसी को संस्कृत नहीं आती तो वह व्यक्ति अनपढ़ है। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, तो जिस समय आचार्यों ने, आचार्य का अर्थ आप जानते हैं गुरु, लेकिन यहाँ पे आचार्य हैं जो कि हमारे साहित्य शास्त्र के आचार्य हैं। उन आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे। नाट्य शास्त्र होता है नाट्य कला पर लिखा गया ग्रंथ। तो बच्चों हमारे संस्कृत साहित्य में सबसे पहले नाटक ही लिखे जाते थे, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरित्र, यह सब नाटक ही हैं। तो जिन बड़े बड़े आचार्यों ने नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे कि किस तरह से नाटक लिखा जाना चाहिए, उससे संबंधित नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण यानी कि सामान्य जो लोग थे, सामान्य जो नागरिक थे, उनकी भाषा संस्कृत ना थी। तो उस समय सामान्य लोगों की भाषा, बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। केवल कुछ लोग ऐसे थे जो कि संस्कृत बोलते थे या जिनको संस्कृत बोलनी आती थी। वे लोग बहुत ही सामान्य ऐसे लोग थे जो कि संस्कृत का बहुत गहन अध्ययन किए हुए होते थे। ऐसे लोग तो बच्चों आज भी मिल जाते हैं जो कि संस्कृत बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जिन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया होगा वह संस्कृत बोल सकता है। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। तो उस समय क्या स्थिति थी समाज की कि केवल कुछ लोग ही संस्कृत बहुत अच्छी तरह से बोल सकते थे। तो कवियों ने जब नाट्य शास्त्र के नियम स्थापित किए या अपने नाटक लिखे, तो उसमें उन्होंने उन लोगों के मुख से संस्कृत बुलवाई है और स्त्रियों तथा जन सामान्य के मुख से प्राकृत बुलवाई है।
पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था। यह भी लोग एक तर्क उठाते हैं कि स्त्रियों के लिए कोई बड़ा विद्यालय नहीं था, कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के नियम से पढ़ाने की जो प्रणाली है उसका कहीं पर भी कोई उल्लेख हमारी प्राचीन पुस्तकों में नहीं मिलता। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि स्त्रियों के लिए कोई बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुले हुए नहीं थे और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। और यह बात इतनी पुरानी है, मान लीजिए किसी पुस्तक में कहीं पर उल्लेख भी हो स्त्रियों के विद्यालय का, स्त्रियों के महाविद्यालय का, लेकिन वह सामग्री नष्ट हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आज से 1000-2000 साल पुरानी जो पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें तो हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारी पुस्तकें समय के साथ में नष्ट हो जाती हैं। तो संभव है कि कहीं ना कहीं कोई पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा हुआ भी हो, लेकिन वह नष्ट हो गया हो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। बच्चों, हम पुरानी जो कहानियाँ पढ़ते हैं उनमें हम विमानों के बारे में पढ़ते हैं कि विमान उड़ा करते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र, लेकिन क्या आज कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध है, आज कोई ऐसा शास्त्र उपलब्ध है जिसमें कि उन्हें बनाने की विद्या मालूम हो, उन्हें बनाने की विद्या जिनसे पता चलती हो? ऐसा कोई शास्त्र दिखा सकते हैं? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। द्वीपांतर होते हैं दूसरे द्वीप। तो पुराने ज़माने में आज से कई हजार साल पहले भी लोग बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर के एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाया करते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, लेकिन ऐसी कोई भी प्रणाली के ग्रंथ आज नहीं मिलते। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं मिलती जिसमें कि उन जहाज़ों को, बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने की नियमबद्ध प्रक्रिया दी गई हो। तो जब इस प्रकार के ग्रंथ नहीं मिलते तो हमें स्त्रियों की शिक्षा के संबंधित ग्रंथ अगर नहीं भी मिलते तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाती है। बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 15वां अध्याय स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का दूसरा भाग पढ़ लिया है। यह भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क करते हैं, गलत गलत तर्क देते हैं। बाद में लेखक ने उन कुतर्कों का खंडन भी किया है। बच्चों, अब मैं इसका तीसरा भाग आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।